हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर में स्वागत है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को डिटरमाइन करने के लिए ये सारे टेस्ट हैं: स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट। इन टेस्ट के बारे में सीखेंगे। ओके, इनके कैलकुलेशंस कैसे लिए जाते हैं, इनके मेजरमेंट्स, इनके बारे में देखेंगे। इनके मेजरमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को समझेंगे। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी फॉर कंक्रीट। एंड आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर कंप्लीट टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। मीन्स चारों के बारे में लिखने के लिए थोड़ा थोड़ा लिखिए, या फिर जो टेबल बनाएंगे उस टेबल के बारे में थोड़ा बताइए, या फिर मीन्स इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करिए, है ना। किसी भी तरह से प्रश्न उठा के कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम समझते हैं। टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे स्लम्प टेस्ट। आपको लिखने की हड़बड़ी नहीं करनी है, हम लिखवा देंगे। जितना भी नोट्स आपको देना है दैट आई विल प्रोवाइड यू। ओके, पहले आपको समझनी है, जब हम समझाएंगे कुछ कि किस तरह से टेस्ट की जाती है, उस वक्त ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है। डायग्राम्स जो भी बताएंगे उसको समझ लेना है, फिर हम ऑटोमेटिकली लिखवा देंगे, ठीक है। तो समझ के एक बार जब लिखोगे तो माइंड पे स्ट्रेस नहीं होगा। यही मेरा हमेशा कहना होता है, ठीक है। थ्योरी याद करना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। आप समझ लीजिए फिर लिखिए, वही चीज आसान हो जाती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो स्लम्प टेस्ट, तो व्हाट इज स्लम्प टेस्ट? सुनिए, जिस भी किसी कंक्रीट का वर्केबिलिटी निकालनी है, वो कंक्रीट मिक्स आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म, सपाट सा प्लेटफॉर्म खोजते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, स्टील का प्लेट मान लो, ठीक है। स्टील का प्लेट जो कि वाटर को एब्जॉर्ब ना कर पाए। किसका वाटर को? कंक्रीट के वाटर को। अब एक हमारे पास कोन होता है, ठीक है, एक आधा कटा हुआ कोन, ठीक है। ये मान लो, ये इसको मैं कंप्लीट करूं तो इस कोनिकल शेप में इस तरह से आएगा वो। लेकिन अगर मैं इसको यहीं से काट दूं तो इसको कहेंगे टर्निकेटेड कोन। टर्निकेटेड कोन, ये जो कोन है इसका जो हाइट होता है ये 300 mm होता है। इसका जो निचला डायमीटर होता है ये 200 mm। जो टॉप डायमीटर होती है 100 mm। और बगल में हैंडल लगे रहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कोन को इस प्लेट के ऊपर रख देंगे, ये सपाट प्लेट के ऊपर रख देंगे। इस कोन को रख दिया, हैंडल लगा। अब हमने जो भी कंक्रीट अपना प्रिपेयर किया था, जिसके ऊपर ये स्लम्प टेस्ट करनी है, हम उसे इस कोन के अंदर भरेंगे। तो इसका हाइट देखो कितना है, 300 mm। तो हम जनरली 4 लेयर्स में कंक्रीट को भरेंगे। हमने सबसे पहला वाला लेयर भरा, तो पहला वाला लेयर का हाइट कितना होगा, 300/4 करो, कितना आ जाएगा, 75 mm। तो 75 mm कंक्रीट भर दिया हम। फिर हम क्या करेंगे, एक टैंपिंग रॉड होती है, ठीक है। ये रॉड ऐसी होती है कि इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग 0.6 मीटर होती है, मतलब 600 mm इसकी लंबाई लगभग। मतलब याद रखना, ये जो कोन है, कोन का जितना लंबाई है, हाइट है, उसका डबल। ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूं। ये 600 mm होगा, और इसी 600 mm से मिलता जुलता कुछ इसका डायमीटर होता है 16 mm का। समझ में आया, याद हो जाएगा। ओके, इसका इस तरह से गोल होता है, ये एक रॉड होता है, टैंपिंग रॉड। इस रॉड की मदद से हम क्या करेंगे, 25 बार कॉम्पैक्शन करेंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले बॉटम लेयर 75 mm का जो डाला उसमें 25 बार टैंपिंग करेंगे तो वो कॉम्पैक्शन हो जाएगी उसमें एक। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेयर डालेंगे, नेक्स्ट 75 mm डाला, फिर इसको 25 बार कॉम्पैक्शन करेंगे। अभी ये 25 बार टैंपिंग करने का नेक्स्ट लेयर में उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य ये होगा कि ये जो दो अलग अलग लेयर में आप कंक्रीट को प्लेस कर पा रहे हो, एक दूसरे के लेयर का अलग जो कंक्रीट है वो एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाए अच्छे से, प्रॉपरली।
मतलब ऊपर वाले लेयर का कंक्रीट कुछ बॉटम वाले लेयर में चली जाए, फिर उसी से जब आप टैपिंग करो बॉटम वाला लेयर का कुछ कंक्रीट ऊपर वाले में आ जाए, मतलब एक लेयर जैसा उधर कोई जॉइंट ना बने, बल्कि एक वो होमोजेनस मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन करनी होती है, एयर वॉइड्स वगैरह ना हो, है ना, उसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए। इस तरह से कॉम्पैक्ट करके हम 4 लेयर के अंदर मोल्ड को भर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 2 लेयर। इस तरह से और 2 लेयर आप भरोगे, तो 2 लेयर और भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया। इसके बाद देखो कुछ कंक्रीट एक्स्ट्रा बच जाएगा कॉम्पैक्शन करने के बाद, तो एक ब्लेड लेंगे या फिर ट्रॉवेल वगैरह लेंगे, ट्रॉवेल वगैरह को लेके ये जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है उसको साफ कर देंगे, मतलब टॉप लेयर एकदम सपाट बना देंगे, इवन बना देंगे, एकदम साफ बना देंगे। ठीक है, अब सुनो, इतना काम हो गया, कॉम्पैक्शन कर दिया, मोल्ड के अंदर सब भर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हैंडल है ना, हैंडल हैंडल पे आप दोनों हाथों से पकड़ोगे, ठीक है, दोनों हाथों से पकड़ोगे और इसको वर्टिकली मतलब ऊपर उठा के ऊपर उठा लोगे, कोन को बाहर निकाल लोगे, तो क्या बच जाएगा अंदर, केवल कंक्रीट। अब जो कंक्रीट बच गया, तो लेट्स सपोज कि आपने इस शेप में कंक्रीट को भरा था कि नहीं, मोल्ड के अंदर वो कंक्रीट इस शेप में था, जिसकी हाइट थी 300 mm, ठीक है, इस शेप में था। नाउ मतलब जस्ट मोल्ड से अभी निकाला आपने, ठीक है, तो कंक्रीट इसी शेप में होना चाहिए। अभी होगा क्या कि मोल्ड से आपने निकालने के बाद ये जो ऊपर का टॉप कुछ कुछ लेयर है, ये कुछ टूट के निकल जाएगा, ढह जाएगा, है ना, उसको कहा जाता है सब्सिडेंस। तो लेट्स सपोज कि ये उसके बाद मोल्ड से निकलने के आपने जैसे ही मोल्ड से निकाला, तो ये इस तरह का मतलब सब्सिडाइज हो गया, मतलब ऊपर का जो इतना हिस्से का जो कंक्रीट है वो नीचे गिर गया, समझ गया, वो थोड़ा सा नीचे गिर गया। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, ये जो डिफरेंस आप निकालोगे, इसी को हम कहेंगे स्लम्प। इसी को क्या कहेंगे, स्लम्प। समझ में आया? नाउ अब देखो, इसमें भी अब 3 तरह के स्लम्प होंगे। आप ये जब आप ये जो मोल्ड को निकालोगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पुल अप करोगे, तो आपको 3 जनरली जो हमारे पास पॉसिबल केसेस है, हमारे पास वो 3 तरह का पॉसिबल केसेस है। पहला केस ये देखो, आपका जो ये जो सब्सिडेंस मिल रहा है, इसका जो सरफेस है ये थोड़ा रफली इवन होगा, इवन सरफेस होगा, मिलता जुलता एक साथ, मतलब किसी का हाइट ज्यादा नहीं, किसी का हाइट कम नहीं, मतलब एक सपाट सरफेस। तो इस तरह का जो स्लम्प ऑब्टेन होगा, इसको हम कहते हैं ट्रू स्लम्प। ट्रू स्लम्प। तो जनरली हम अगर स्लम्प टेस्ट करते हैं, तो कंक्रीट में अगर ट्रू स्लम्प मिलता है और ऐसे कंडीशन में जो हम स्लम्प वैल्यू मेजर करते हैं, तो वो ज्यादा परफेक्ट इंडिकेशन है वर्केबिलिटी का। और बातें हमारी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, और किताबों में मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है, अच्छे से सुनिएगा। दूसरे टाइप ऑफ स्लम्प क्या होता है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, होगा क्या कि किसी एक साइड से मान लो आपका कट गया, लेट्स सपोज आपने जैसे ये हटाया, तो आपको मान लो कि ऐसे इधर से ऐसे इस तरह से झड़ गया कंक्रीट, तो आपके आपके पास कैसा कंक्रीट बचेगा अभी मोल्ड से निकालने के बाद, लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का कुछ शेप आपको बच रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहेंगे कि कंक्रीट शियर हो गया, कंक्रीट क्या हो गया, शियर हो गया। तो इस तरह से अगर स्लम्प आपको मिलता है, तो इसे हम कहेंगे शियर स्लम्प। शियर स्लम्प। अभी तीनों केसेस में स्लम्प को निकालने का तरीका अलग अलग है। ये जो डिफरेंस आप निकालोगे ना, डिफरेंस मतलब सब्सिडेंस, ओके, ये निकालने का तरीका अलग अलग है। वो तरीका क्या क्या है बताएंगे, इसको कहेंगे शियर स्लम्प। तीसरा टाइप ऑफ स्लम्प क्या है, कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प मान लो ज्यादा पानी है कंक्रीट में, आपका क्या है, वाटर कंटेंट आपका ज्यादा है, तो कंक्रीट में अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपका जैसे ही मोल्ड को हटाओगे, पूरा का पूरा कंक्रीट इसे ढह के इस तरह से कोलैप्स हो जाएगा, है ना, इस तरह से वो कोलैप्स फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस तरह के स्लम्प को कहेंगे कोलैप्स स्लम्प। तो देखिए, हमारा मनपसंद स्लम्प क्या होना चाहिए कंक्रीट का, अच्छे वर्केबल कंक्रीट का ट्रू स्लम्प के फॉर्म में अगर मिलता है, तो स्लम्प टेस्ट ज्यादा अच्छे से उसकी स्लम्प वैल्यू बता पाता है। कोलैप्स स्लम्प अगर मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंक्रीट है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है,
इसलिए कंक्रीट जैसे आपने मोल्ड को हटाया, पूरा का पूरा कंक्रीट जो आपका ढह गया। समझ में आ? अब ये जो शियर स्लम्प आपको मिलता है, अगर ये शियर स्लम्प मिलता है, ठीक है, तो एक तरीका होता है जिसके मदद से ये जो सब्सिडेंस है कि कितना स्लम्प वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे इसको बताएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर इस तरह का स्लम्प आपको देखने को मिले कंक्रीट में, तो इसका मतलब हम ये बताएंगे कि जो आपका कंक्रीट है वो अच्छा नहीं है। जो आपका कंक्रीट है वो अच्छा नहीं है, मतलब उसमें कंक्रीट में कोहेसिवनेस उतना ज्यादा नहीं है। वो कंक्रीट थोड़ा नॉन कोहेसिव है। नॉन कोहेसिव कंक्रीट अगर है तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि कंक्रीट जो आपने बनाया उसमें सीमेंट पेस्ट की कंटेंट कम है। तो बहुत तरह की बातें हमें पता चलती हैं। ओके, कोई एक ही बात नहीं है वर्केबिलिटी, हमको बहुत तरह की बातें उससे पता चलती हैं। ओके, स्लम्प वैल्यू से तो हम जनरली ये आइडिया लगा लेते हैं कि कंक्रीट में सीमेंट पेस्ट की कंटेंट कम है, इसलिए उसमें कोहेसिवनेस उतना नहीं है, मतलब कंक्रीट इज नॉन कोहेसिव। कंक्रीट इज नॉन कोहेसिव, इसलिए इस तरह का शियर हुआ, शियर एक्शन हुई और इस तरह से आपको स्लम्प मिल रहा है, नॉन कोहेसिव। और अगर कंक्रीट नॉन कोहेसिव हो तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें सेग्रीगेशन होने की चांसेस अधिकतम होगी। मतलब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अलग अलग जल्दी हो जाएंगे, मतलब उसकी चांसेस ज्यादा होगी सेग्रीगेशन की। समझ में आया? तो अगर किसी कंक्रीट में शियर स्लम्प मिलता है तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट सीमेंट कंटेंट इज लेस व्हिच मेक्स इट नॉन कोहेसिव, हेंस चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन इंक्रीजेस। चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन इंक्रीजेस। अभी देखो, स्लम्प को मेजर करने का दो तरीका है। पहला तरीका पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूं इसके लिए ट्रू स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्रू स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प के केस में तो देखिए, यहाँ पे तो मैंने जनरली इस तरह का रफ बना दिया, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है ये सब्सिडेंस को निकालने का, ठीक है, ये जो गैप है मतलब डिफरेंस इन हाइट, इसको निकालने का जो एक्चुअल डेफिनेशन है ट्रू स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प के केस में जो अप्लाई करोगे आप, वो क्या होगा? वो ये होगा कि मान लो जब आपने मोल्ड को हटाया तो ये इस तरह का जो शेप बन रहा है, तो इसका जो टॉप सरफेस होगा, यहाँ पे तो मैंने ज्यादा सपाट दिखा दिया, लेकिन हो सकता है कुछ इस तरह का हो, इस तरह का हो, है ना, मतलब इस तरह का, इस तरह का थोड़ा जूम करके देखेंगे तो इस सरफेस में जो सबसे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को लेट्स सपोज कि वो पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट का हाइट, ओके, सबसे पहले तो ये 300 mm है, टोटल हाइट कितना है? 300 mm। 300 mm माइनस द हाईएस्ट पॉइंट, ओके, हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस। समझ में आया? हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस। इस इन दोनों हाइट को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक सब्सिडेंस वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी योर स्लम्प वैल्यू। ट्रू स्लम्प वैल्यू या फिर कोलैप्स स्लम्प वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। कोलैप्स स्लम्प के केस में तो मतलब ज्यादा वाटर कंटेंट है, मतलब वो तो पूरा ढह ही जाएगा। कोलैप्स स्लम्प तो बहुत ज्यादा मिलेगी, मतलब अगर ज्यादा वाटर कंटेंट है तो कोलैप्स स्लम्प जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगी। ओके, कहने का मतलब पूरा ढह गया तो कितना मिलेगा सब्सिडेंस? आपको 200 mm तक मिल सकता है, 220 230 इतना तक मिल सकता है ना। तो वेल, तो ये हो गई ट्रू स्लम्प, इस तरह से निकालेंगे। अभी शियर स्लम्प के केस में कैसे आप इस केस में इस तरह का जो सब्सिडेंस हुआ है, जस्ट ए मिनट, इरेज हो गया वो गलती से, इस तरह का जो सब्सिडेंस हुआ है, ठीक है, ऐसे केसेस में आप कैसे निकालोगे सब्सिडेंस वैल्यू? तो देखिए, हम डिफरेंट पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट लिए, 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 मान लो इस तरह का 5-10 पॉइंट ले लिया, हर एक पॉइंट का हाइट निकाल लिया, हर एक का हाइट निकाल लिया, h1 h2 h3 h4 h5 h6, हर एक का हाइट निकाल लिया। मान लो आपने 10 रीडिंग लिया, ओके, कितना रीडिंग लिया? 10 रीडिंग लिया। तो 10 रीडिंग लिया तो 10 का एवरेज निकाल लो, मींस समेशन h n इक्वल टू 1 to 10 डिवाइडेड बाय 10। तो ये एक h एवरेज का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? नाउ 300 mm माइनस h एवरेज कर देंगे तो एक सब्सिडेंस की वैल्यू निकलेगी। तो ये जो सब्सिडेंस की वैल्यू निकलेगी ये होगी शियर स्लम्प। इस तरह से हम शियर स्लम्प के केस में वो सब्सिडेंस कैलकुलेट करते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, तो शियर स्लम्प अगर कंक्रीट में हो रही है मतलब कंक्रीट इज डिफेक्टिव, अच्छी कंक्रीट नहीं है। कोलैप्स स्लम्प अगर हो रही है मतलब कंक्रीट में ज्यादा पानी है, मतलब उसका वर्केबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा वर्केबिलिटी, अगर बहुत ज्यादा आपका
पानी है तो बहुत ज्यादा वर्केबिलिटी है, ऐसा हम कहते हैं। कंसिस्टेंसी इज मोर, वर्केबिलिटी इज मोर, जनरली हम ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कंक्रीट का मतलब हाईली वर्केबल कंक्रीट के केस में प्लस लो वर्केबल कंक्रीट के केस में, लो या फिर वेरी लो कह लो, लो तो नहीं, वेरी लो या फिर लो कह लो, हाँ लो वेरी लो दोनों कह सकते हैं, ठीक है। लो वर्केबल कंक्रीट में और वेरी हाईली वर्केबल कंक्रीट के लिए आपको स्लम्प का वैल्यू मतलब मेजर करने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? अगर बहुत कम वर्केबिलिटी है तो आप जैसे मोल्ड को निकालोगे और कंक्रीट अच्छा है, मतलब कंक्रीट में सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, ये सब कुछ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोहेसिव भी है प्लस वर्केबिलिटी भी लो है, ऐसे केसेस में जब आप मोल्ड को बाहर निकालोगे तो आपका ये जो सब्सिडेंस है ये मिलेगा ही नहीं, ये बहुत कम मिलेगा, 10 mm, 5 mm, 20 mm। तो इस तरह का जो अगर सब्सिडेंस मिलेगा तो उसको कहेंगे लो वर्केबल कंक्रीट। और अगर हाई वर्केबल कंक्रीट है तो आपको तो कोलैप्स स्लम्प मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो इस केस में सब्सिडेंस बहुत ज्यादा होगी। तो जनरली जो आपका स्लम्प टेस्ट है ये सुटेबल किस तरह के कंक्रीट के लिए है? फॉर मीडियम वर्केबल कंक्रीट। मीडियम वर्केबल कंक्रीट के लिए ये टेस्ट ज्यादा सुटेबल है, समझ में आया? इस टेस्ट को आप फील्ड में कंडक्ट कर सकते हो, जनरली फील्ड टेस्ट है ये एक तरह का, या फिर आप लेबोरेटरी में भी कंडक्ट करके इस तरह से वर्केबिलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में कंडक्ट करके वर्केबिलिटी निकालने के लिए और भी बेस्ट सुटेबल टेस्ट है जो कि स्लम्प टेस्ट से भी अच्छा है, एंड वो टेस्ट क्या नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। वो ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू योर मींस स्लम्प टेस्ट। ओके, स्लम्प टेस्ट ये एक रैपिड टेस्ट है, जल्दी हो जाती है, और इसको इसका जो एपरेटस है वो भी ज्यादा कुछ है नहीं, एक टर्निकेटेड कोन का यूज करते हो आप, और कंक्रीट जो भी आपने बनाया एज ए सैंपल उसका यूज करते हो, और एक टैंपिंग रॉड, और स्लम्प वैल्यू आप मेजर करके वर्केबिलिटी का अंदाजा लगा लेते हो। तो ये एक रैपिड टेस्ट है जो कि फील्ड के लिए ज्यादा सुटेबल है। लेकिन अगर लेबोरेटरी में करनी है तो इससे भी एक बहुत अच्छी टेस्ट है फॉर लो एंड मीडियम वर्केबल कंक्रीट, जो कि है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। समझ में आ रही है? उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी ओवरऑल स्लम्प टेस्ट, तो इसके बारे में लिखते हैं। प्लस इसका जो डेटा बनेगा ना, ये डेटा मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मीन्स सारे टेस्ट जब बता दूंगा, कौन कौन से टेस्ट, 4 टेस्ट मेरे को बताने हैं, मैं चारों टेस्ट बता दूंगा, फिर एक टेबल बनवाऊंगा जिसमें डिफरेंट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट निकलेगी, ठीक है, उस रिजल्ट को लिखेंगे, फिर उस रिजल्ट का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और हम उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कंक्रीट के बारे में, और उस तरह के कंक्रीट को कहां पर यूज कर सकते हैं, कैसे कंडीशंस के अंदर हम उस तरह के कंक्रीट को यूज कर सकते हैं, इस चीज को हम उस टेबल में बताएंगे। ओके, उसको कहा जाता है वर्केबिलिटी टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होगी, वहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर है ना कि जो स्लम्प टेस्ट है इसमें हम क्या मेजर करते हैं, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, हम सब्सिडेंस मेजर करते हैं, मतलब कि कितना कंक्रीट कितना छोटा हो गया, मतलब कंक्रीट का कितना हाइट घटा, ये चीज मेजर करते हैं। समझ में आई? ये फील्ड में ज्यादा उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। कितने तरह के स्लम्प मिल सकते हैं आपको? 3 तरह के स्लम्प मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक रफ डायग्राम बना दिया, आपको अगर ये डायग्राम समझ में आ रही है तो इसको बनाइए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे जो किताबों में एक डायग्राम यूज की जाती है, हम वो डायग्राम को भी आपको दे देंगे। ओके, वेल, और एक चीज मैं बता दूं कि आप अगर कोई भी कोचिंग सेंटर की मटेरियल फॉलो कर रहे हो, कुछ भी फॉलो कर रहे हो, तो मत करो। वो मटेरियल में कुछ भी नहीं है, नथिंग है, 0% है। वो मटेरियल जहां से कॉपी किया गया है, वो किताब का नाम बताता हूँ। एक्चुअली वो मटेरियल 2 किताब को यूज करके कॉपी की गई है। सबसे ज्यादा कॉपी की गई है एसके दुग्गल फ्रॉम फॉर बिल्डिंग मटेरियल, ओके, उसकी सबसे ज्यादा कॉपी है। दूसरी जो कॉपी है थोड़ी मोड़ी, अधिक नहीं, थोड़ा मोड़ा पॉइंट्स लिया गया एमएस सेठी से। समझ में आया? कंक्रीट टेक्नोलॉजी एमएस सेठी से थोड़ा मोड़ा पॉइंट लिया गया, लेकिन मैक्सिमम जो कंटेंट है उसकी, जो भी मटेरियल, चाहे आईएएस मास्टर हो, गेट एकेडमी, मेड इजी, ये वो उन लोगों ने अपने आप नहीं लिखा है, कहीं से छापा है, कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑथर होते हैं, उनका कॉपी पेस्ट किया हुआ उन लोगों ने। पता नहीं कोई केस क्यों नहीं कर रहा है, शायद पैसा खिलाया होगा, पता वेल, तो वहां से कॉपी किया गया है। हाँ, एजुकेशन के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, ये किसी का जायदाद मतलब प्रॉपर्टी नहीं होती है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल। जैसे मुझे पता है, हमने भी कहीं से सीखा है, हम आपको बता रहे हैं, आपने भी कहीं से सीखा है सेम चीज, तो यही सब चीजें किताबों में लिखी होंगी, तो वही सब चीजें तो हम पढ़ रहे हैं जो फाइंडिंग्स अभी तक के किसी ने किया, हम लोग स्टडी कर रहे हैं।
हाँ, लेकिन ये जो मटेरियल वाले हैं कोचिंग वाले की, ये लोग जो दावा करते हैं कि वी आर, ऐसा कुछ नहीं है। सभी स्टैंडर्ड बुक से कॉपी करते हैं। हेंस आई से कि फॉलो स्टैंडर्ड बुक, उसमें आपको 100% कंटेंट मिलेगी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट टूल टू क्रैक एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी और एसएससी। हाँ हाँ, मेहनत थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम जैसे लोग आपके साथ हैं तो मेहनत थोड़ा कम करना पड़ेगा। एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बिल्डिंग मटेरियल ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं, या फिर हमने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसके लिए आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उतना ही काफी है। हाँ, जो एक आध टॉपिक, छोटे मोटे टॉपिक्स जो हमने छोड़े हैं उसको आप गूगल करके भी पढ़ लोगे, काम बन जाएगा, नोट्स बना लो। ऐसे जो हमने छोड़ा हुआ है वो सब मेरे ध्यान में है, उसको मैं कवर करवा दूंगा इस साल के आईएएस एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखिए, स्लम्प टेस्ट के बारे में। तो लिखिए, अभी कुछ मत करना है, कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनानी है, हम जब बोलेंगे तब आप बनाइएगा। अभी पहले लिखिए हेडिंग बनाइए स्लम्प टेस्ट, और उसके अंदर में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर मीडियम वर्केबल कंक्रीट। नेक्स्ट पॉइंट, generally slump test is not used for less and high workable concrete. Generally slump test is not used for less and high workable concrete. इसमें अंडरलाइन करिए इन दोनों पॉइंट्स में से जो सबसे पहला वाला पॉइंट है उसमें अंडरलाइन करिए ये वर्ड जो है मीडियम, और सेकंड पॉइंट में आप अंडरलाइन करिए लेस और हाई। ये बात क्लियर है ना? हम क्यों मीडियम वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज करेंगे? क्योंकि हमें अच्छी स्लम्प की वैल्यू मिलती है। हाई वर्केबल वर्क कंक्रीट में स्लम्प वैल्यू मिलती नहीं, क्योंकि स्लम्प आपको कोलैप्स हो जाता है। और आपका ये जो है लेस वर्केबल कंक्रीट में स्लम्प की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि कोई सब्सिडेंस आपको मिलती ही नहीं है। देयर इज नो फॉल ऑफ कंक्रीट और सब्सिडेंस ऑफ कंक्रीट। समझ में आया? इसलिए नॉट यूज्ड फॉर लेस एंड हाई वर्केबल कंक्रीट। क्लियर है? दो पॉइंट हम लोग। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, इन दिस टेस्ट ए टर्निकेटेड कोन is used। टर्निकेटेड का स्पेलिंग टर्निकेटेड कोन लिखिए। इन दिस टेस्ट ए टर्निकेटेड कोन इज यूज्ड ऑफ साइज एज फॉलो। ये डायग्राम बनाइए अब नीचे, ऑफ साइज एज फॉलो बना के ये डायग्राम बनाइए, स्पेस छोड़ दीजिए, ओके, डायग्राम के लिए बना लेना बाद में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, concrete is filled into the mold in four layer ब्रैकेट में लिख लो 75 mm। हर एक लेयर का कितना हाइट होगा? 75 mm। 4 लेयर, कॉमा, well compacted by using a tamping rod, and each layer is compacted for 25 times. Next, the top layer of concrete is leveled मतलब जो कंक्रीट एक्सेस बच जाएगा, ठीक है, आफ्टर कॉम्पैक्शन उसको आपको लेवल करनी है, तो लेवल्ड। The top layer of concrete is leveled with blade or trowel, ओके। ट्रॉवेल मतलब समझ रहे हो ना? उसको हम लोकल लैंग्वेज में खुरपा बोलते हैं, खुरपा इस तरह का होता है। देखियो, मिस्त्री हाथ में लेते हैं और वो अपने आप को इंजीनियर, डॉक्टर सब समझने लगते हैं, परफेक्ट सिविल इंजीनियर बन जाता है इसको पकड़ने के बाद। ठीक है, इसी को कहा जाता है ट्रॉवेल। तो लिख लिया ये पॉइंट, द टॉप लेयर ऑफ कंक्रीट इज लेवल्ड विद ब्लेड और ट्रॉवेल। ठीक है, ब्लेड मतलब ये नहीं जो सेविंग करते हैं वो ब्लेड नहीं थोड़ा बड़ा होगा, मतलब कोई सीट वगैरह यूज करके किसी से काटो, ओके, मतलब प्लेन करो, उसको सपाट करो बस। नेक्स्ट पॉइंट, मोल्ड इज इमीडिएटली रिमूव्ड by raising it in vertical direction. Mold is immediately removed
बाय रेजिंग इट इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब आप मोल्ड को हटाओगे अब, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में उठा के इस तरह से धीरे धीरे उठाओगे, हटाओगे। नेक्स्ट it allows the concrete to subsidized, थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाती है एस का, जहां पे टर्म आता है फंस जाते हैं उधर, subsidized and the slump is measured immediately after subsidence of concrete, and the slump is measured immediately after subsidence of the concrete, and the slump is measured immediately after subsidence of concrete. Next point, slump is measured as height of subsidence. Slump is measured as height of subsidence, and it is calculated as follow. इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ये डायग्राम अभी नहीं बनाना है, इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसके बाद लिखिए इज 300 mm माइनस हाइट ऑफ highest point on the subsidized surface. इस तरह से हम मेजर करेंगे स्लम्प वैल्यू। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, अगर ब्रैकेट में थोड़ा सा छोटे से लिखना है तो इसको लिख लीजिए ट्रू स्लम्प, ठीक है, लिख लिया इस पॉइंट को। नाउ अब लिखिए द पैटर्न ऑफ स्लम्प indicates the characteristic of concrete. The pattern of slump indicate characteristic of concrete. Generally we get three pattern of slump depending on characteristic of concrete as follow. Generally we get three pattern of slump depending on characteristic of concrete as follow. तो वो कौन कौन से पैटर्न है, ऐसे लिखिए पॉइंट करके, पॉइंट वाइज। पहला ट्रू स्लम्प, इसके बारे में क्या लिखेंगे, लिखिए इवन सब्सिडाइज्ड सरफेस, या फिर इवन ऐसे लिखिए इवन स्लम्प, ट्रू स्लम्प या फिर इवन स्लम्प। ओके, ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, शियर स्लम्प के बारे में लिखोगे, क्या लिखोगे, इसके बारे में लिखिए। पहला पॉइंट इसमें, if one half of concrete slide down, then the slump we obtain is called shear slump. In case of shear slump, next point, second point. In case of shear slump, the slump value is recorded as follow. In case of shear slump, the slump value is recorded as follow. कैसे, 300 mm minus average height of subsidized surface. समझ आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आया। H1 H2 H3, मान लो 10 पॉइंट आपने सिलेक्ट किया, तो 10 पॉइंट का हाइट मेजर करोगे स्केल को यूज करके, उसका एवरेज ले लोगे तो वो एवरेज हाइट निकल जाएगा। तो 300 mm माइनस एवरेज हाइट जो भी निकल रहा है उसको कर देंगे तो आपका निकल जाएगा स्लम्प वैल्यू इन केस ऑफ शियर स्लम्प वैल्यू। हो गया आपका सेकेंड पॉइंट शियर स्लम्प के केस में। थर्ड पॉइंट लिखिए इन केस ऑफ शियर स्लम्प is not desirable. Shear slump is not desirable because it indicates that
it indicates that concrete is non-cohesive. Concrete is non-cohesive. That means the cement content in concrete is low, due to which it lack cohesiveness. ओके, लिख लीजिए जो भी हमने बोला बैक करके। अभी क्या एग्जैक्टली बोला भूल गया, अभी कुछ और बोलेंगे तो कुछ और हो जाएगा। बैक करके लिख लो। ओके, इट लैक कोहेसिवनेस। ओके, hence there is chances of segregation in concrete. Hence there is chances of segregation in concrete. समझ गया? तो ये 3 पॉइंट है शियर स्लम्प से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्लम्प लिखिए कोलैप्स स्लम्प। तीसरा जो है वो लिखिए कोलैप्स स्लम्प। लिखिए इसके बारे में, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर, if water cement ratio is more, then we obtain collapse slump. Then we obtain collapse slump. Okay, that is we can say the concrete is extremely workable. Extremely नहीं, highly workable. That is we can say the concrete is highly workable. Okay, और एक पॉइंट और एक ब्रैकेट में लिख लो, एक पॉइंट बना के, for highly workable concrete, there is another test for measurement of workability, which is known as flow table test. बहुत ज्यादा अगर वर्केबिलिटी है कंक्रीट की, तो ऐसे कंडीशंस में हम फ्लो टेबल टेस्ट जनरली कंडक्ट करते हैं फॉर हाईली वर्केबल कंक्रीट। ओके, वो क्या है हम समझाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से निकाली जाती है वर्केबिलिटी बाय यूजिंग फ्लो टेबल टेस्ट। तो वेल आपने लिख लिया, बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, आगे एग्जाम में इतना ही लिखना है। डायग्राम बनाने, ये डायग्राम आप बना लो, इस डायग्राम को बनाइए, कंप्लीट करिए। वेल कोई डाउट हो तो हमसे जरूर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे 7008420353। और अगर आप बोलेंगे कि आपको मतलब हम डिक्टेट ना करवा के लिखवा दें, तो आप जल्दी बोलिए। ओके, क्योंकि आगे भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं, तो उसमें हो सकता है टाइम बचाने के लिए हम डिक्टेट करवा दें, आपको थ्योरीज समझाने के बाद डिक्टेट करवा दें। तो अगर आप चाहते हो कि हम पेपर पे भी हम खुद भी लिख दें, ओके, फिर डिक्टेट करें, तो आप व्हाट्सएप करिए हमें। ओके, आई विल वेट, आप व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। वेल कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को लिखने से पहले, हेडिंग बनाने से पहले उस हेडिंग को काट दो और 2 पॉइंट लिखो, इसमें नोट बनाओ, एक नोट बनाओ और ऐसे लिखिए। पहला पॉइंट कि ये जो स्लम्प टेस्ट है, स्लम्प टेस्ट हम उस तरह के कंक्रीट के लिए ही कंडक्ट करेंगे जिसमें जो एग्रीगेट का साइज है, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज इज 38 mm। ठीक है, एग्रीगेट का अधिकतम साइज 38 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे साइज ऑफ एग्रीगेट को यूज करके जब आप कंक्रीट बनाते हो, और हम उस तरह के कंक्रीट के लिए स्लम्प टेस्ट कर सकते हैं। मान लो किसी कंक्रीट में आपने एग्रीगेट साइज इससे अधिक ले लिया है, ठीक है, मतलब ज्यादा एग्रीगेट साइज है, तो क्या उस तरह के कंक्रीट के लिए हम स्लम्प टेस्ट नहीं करेंगे? क्या करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? यहाँ पे कंक्रीट का वेट सीविंग करेंगे, मतलब कंक्रीट तो अभी वेट है ना, गीला है कंक्रीट, मतलब उसमें पानी भी मिला है, तो उसका वेट सीविंग करेंगे। मतलब हम एक ऐसा, मतलब ये 38 mm का ये ले लेंगे, सीव ले लेंगे और हम कंक्रीट को सीव कर देंगे। तो जो एग्रीगेट इस 38 mm सीव से पास हो जाएगा, मतलब जो कंक्रीट इससे पास हो जाएगा, उतने कंक्रीट को लेके हम ये वर्केबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे बाय यूजिंग स्लम्प मेथड। समझ में आया? ओके, कर सकते हैं, लेकिन उसको सीव करना पड़ेगा, उसको वेट सीविंग कहा जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट लिखिए, जो एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में जो डेटा बताऊंगा उसको याद रखना। इससे एसएससी जेईई जैसे एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर छोटे एग्जाम में। फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या ऐसे लिखिए, टेबल का जो होगा ये लिखिए टाइप ऑफ कंक्रीट एंड स्लम्प का मेजरमेंट ले रहे हैं mm में। टाइप ऑफ कंक्रीट वर्क अगर लिखना है तो इस तरह से भी लिख लीजिए, टाइप ऑफ कंक्रीट वर्क। पहला
रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखना कि स्लम्प की वैल्यू काफी कम होगी, मतलब लो वर्केबल कंक्रीट आपको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। रोड कंस्ट्रक्शन इसमें जो स्लम्प की वैल्यू होगी 20 to 40 mm, ठीक है। इस रेंज में अगर स्लम्प है तो दैट कंक्रीट इज सुटेबल फॉर रोड वर्क्स। सेकंड लिखिए पारापेट, पारापेट कॉमा पियर कॉमा स्लैब कॉमा बीम कॉमा कॉलम एंड वॉल, कॉलम एंड वॉल। इस केस में जो स्लम्प की वैल्यू होगी इट विल बी 40 to 50, 40 to 50। थर्ड कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग, कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग। इस केस में जो स्लम्प की वैल्यू होती है इट इज 70 to 80, ठीक है। ये वैल्यू याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। फोर्थ नॉर्मल आरसीसी वर्क, आरसीसी वर्क। इस केस में जो आपके स्लम्प की वैल्यू होगी कंक्रीट की 50 to 120, 50 to 120, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, आरसीसी वर्क लिख लिया। पॉइंट नंबर 5 इसी में, जस्ट ए मिनट, मास कंक्रीटिंग, जैसे कि डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, डैम वगैरह बना रहे हो, वहां पे मास कंक्रीटिंग। मास कंक्रीटिंग के केस में जो स्लम्प की वैल्यू होगी इट विल बी 25 to 50 mm। नेक्स्ट सिक्स्थ कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, मतलब ऐसा कंक्रीट जिसका कॉम्पैक्शन आपको वाइब्रेशन के माध्यम से करनी है। तो देखो कंक्रीट को ये क्वेश्चन 12 में बहुत अधिक बार पूछी गई है। ओके, कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड की स्लम्प कितनी होनी चाहिए, इनमें से किसी का भी स्लम्प वैल्यू पूछ सकता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड का भी पूछ सकता है। तो कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, सोचो आप वाइब्रेशन करोगे तो मैंने एक डिफेक्ट बताया था, ब्लीडिंग सेग्रीगेशन, मतलब एग्रीगेट नीचे बैठ जाएगा और पूरा का पूरा पानी और सीमेंट का घोल ऊपर आ जाएगी, जिसको हम लाइटेंस फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। तो ये अगर होती है तो कंक्रीट को पोरस बना देगी, कंक्रीट को कमजोर बना देगी, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर कंक्रीट में पानी ज्यादा है और उसको कॉम्पैक्शन करती है वाइब्रेशन के माध्यम से, तो ब्लीडिंग होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है ना, सेग्रीगेशन होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। जो ऐसा कंक्रीट जिसको आपको वाइब्रेशन के माध्यम से कॉम्पैक्शन करना है, उसका वर्केबिलिटी काफी कम ही होता है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब उसमें वाटर कंटेंट, पानी काफी कम होता है पहले से ही। ओके, तो ऐसे कंक्रीट को आप अच्छे से वाइब्रेट करके अच्छा स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर पाओगे। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट जब हम पढ़ा रहे थे, वहां पे एक चीज मैंने लिखा था कि ड्राइस्ट पॉसिबल कंक्रीट इफ वर्केबल एंड इफ इट इज कॉम्पैक्टेड फॉर 100% इट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो लिखिए कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, वाइब्रेटेड का जो स्लम्प होगा ये होगा आपका 10 to 25। सबसे कम स्लम्प किसका है? फिर यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम स्लम्प किसका होना चाहिए? 10 mm। किस केस में? ऐसे अगर स्लम्प 10 mm तक भी है, 10 से 25 mm तक के, लेकिन सबसे लोएस्ट वैल्यू 10 mm का दिया है, तो अगर है तो आप कंक्रीट को आप वाइब्रेट कर सकते हो। समझ में आ रही बात? क्लियर है? फिर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम स्लम्प की वैल्यू 20, मैक्सिमम इतना, ठीक है। फिर इनके लिए मिनिमम मैक्सिमम का वैल्यू एक रेंज, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए 120 था अधिकतम, ध्यान दीजिए, ठीक है। कैनाल लाइनिंग याद रखो ना रखो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना सारा याद करोगे तो उसको भी याद कर ही लेंगे। मास कंक्रीटिंग का याद रखना 25 गुना 50, 25 गुना 50, है ना। मास कंक्रीटिंग 25 गुना 50, मास कंक्रीट दो शब्द है, 25 याद रखना, तो 25 गुना 2 50, ठीक है। वेल अब एक हेडिंग बनाइए, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट।